बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हम जिन मौज़ूआत को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे उनमें पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हवाले से। आज सेनेट के इजलास में एक बहुत ही दिलेराना खिताब किया मशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तश्कील के लिए धकेलती हुई कुव्वत। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मरहले में हम सबसे पहले तो बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। गुज़िश्ता रोज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने इंतखाबी निशान पार्टी में शमूलियत के लिए हल्फनामे जमा करना शुरू कर दिए, और ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान मुआहदे के बाद हुआ। और इस तरह पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। और सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी का सबसे पहले हक होता है कि वो हुकूमत साजी के लिए कोशिश करे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही है कि उन्हें 180 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी कौमी असम्बली के में, लेकिन जिसके लिए हमें हरवाया गया और अभी तक बहुत सी सीटें हमें नहीं दी गई, और हमें 180 सीटें हमारी जो ओरिजिनल सीटें हैं हमें दे दी जाए, और फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट बनता है वो हमें दे दिया जाए। एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि जी फॉर्म 45 में तो आप पकोड़े खाएं, फॉर्म 45 की क्या अहमियत है। तो फैसल वाउडा साहब का ये बहुत अच्छा एक वो है पॉइंट है कि फॉर्म 45 तो इतना होता है कि उसमें पकोड़े ही बेचे जा सकते हैं। लेकिन शायद वो जानते भी होंगे या शायद ना जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद भी अगर वो ये बात कह रहे हैं कि फॉर्म 45 में हम पकोड़े खाएं, तो क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? क्या कानून के मुताबिक फॉर्म 45 कोई हैसियत नहीं रखता? फैसल वाडा साहब, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में जिंदा रहना चाहते हैं, जमहूरियत के लिए काम करना चाहते हैं, जमहूरियत ही को अपने मुल्क की बका समझते हैं, तो आपको इंतखाबी कवानीन की पासदारी करनी होगी, और किसी भी हल्के में इंतखाबात और इंतखाबात के नतीजा जो हासिल होता है उसमें फॉर्म 45 से ज्यादा अहम और मुस्तनद दस्तावेज कोई नहीं होती। और अगर आप फॉर्म 45 को उठा के एक तरफ फेंक देंगे और उसके बाद फॉर्म 47 निकाल लेंगे कि जी हमने फॉर्म 47 में ये है तो नतीजा हमारा ये है, तो इस तरह खुदा ना कीजिए। आप जो बात कह रहे हैं, आपकी जो गुफ्तगू होती है, जहां से आपकी गुफ्तगू होती है, वो एक अलग कहानी है कि आपका ताल्लुक किसी ऐसे इलाके से है या आपका लिंक किसी ऐसे इदारे से है जो इस मुल्क में है भी और नजर भी नहीं आता, या बकौल शायर के दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। तो फैसल वाडा साहब, अब वक्त आ गया है कि अवाम ने अपने हाथ में एक मोहर उठा ली है, वोट की पर्ची उठा ली है। अब कोई गोली, कोई बंदूक, कोई फॉर्म 47 उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये बात अगर हमारे उन लोगों की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, और जिसमें जितनी देर होती चली जाएगी उसमें हमारे मुल्क का उतना ही ज्यादा नुकसान होता रहेगा। अब इसी असना में आज सेनेट का इजलास हुआ जो बुनियादी तौर पर इंतखाबात में धांधली के हवाले से था, और उसमें बड़ी तकरीरें हुई। बहुत से लोगों ने अपने नुक्ता नजर बयान किया, और जो जो चीजें बयान की बड़ी मुश्किल लग रही थी कि इस मुल्क में जुल्म की इंतहा होती चली जा रही है। और मुझे आज जो एक दिलेराना खिताब लगा सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद का, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर हैं, और उनके मुतालिक भी यही कहा जाता है कि उनका ताल्लुक भी इदारों से बड़ा मजबूत और बड़ा पुराना है, और एक वक्त था जब उन्होंने
पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में एक बहुत अच्छा इंटरव्यू करवाया था कुलदीप नैयर से, जो भारतीय सहाफ़ी हैं बल्कि उनका, और फिर जब वहाँ छपा भारत में तो उससे बहुत ही तकलीफ हुई भारत को, और उस वक्त बड़े हालात ख़राब थे, पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, और उस इंटरव्यू के बाद वो पीछे हटा, जिससे पता चला कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। उन्होंने आज अपने खिताब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जी आप सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्हें बनाने दीजिए, आप सदर बन जाइए, चीफ सुप्रीम कमांडर बन जाइए फौज के, आप अपने आप को उस दौर से बाहर निकालिए, अगर आपको मसला है तो आप वजीर आजम का ओहदा जो है वो आप दे दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अगर मजबूरी है तो। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, इनको धकेला जा रहा है कि वो आपस में बैठे, मजबूर किया जा रहा है कि वो बैठे और बैठकर हुकूमत साजी पर फैसले करें। यानी अब जमहूरी हुकूमतों के लिए भी हमें डंडे की जरूरत पड़ रही है कि जी अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पंजाब नहीं मिलेगा, अगर आपने ये नहीं किया तो आपसे सिंध छीन लिया जाएगा। इस तरह काम नहीं चलते, हालात मजीद खराब होंगे। अब आप सिर्फ यही देखें कि जी ये जो गुफ्तगू चल रही है, इसमें जो मुतालबात, इनमें ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गुफ्तगू की, इसमें सबसे अहम कि जी हम बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, जो मुआहदा करेंगे हम। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाहिर नौजवान खून है, और उसमें एक बेनज़ीर भुट्टो का असर है, और अपने नाना का असर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का असर है, और वो खून कभी कभी जोश मारता है तो वो फिर अपने मिजाज के मुताबिक बात करते हैं, जिस तरह वो पूरी कैंपेन उन्होंने जारहाना अंदाज में चलाई, और फिर आसिफ जरदारी साहब की चूंकि मफाहिमत की सियासत है, वो उसे मजबूर करते होंगे बिलावल को, तो वो फिर बिलावल ज़ाहिर है वालिद तो वालिद भी होते हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बाप भी हैं, पार्टी के हेड भी हैं, को चेयरपर्सन भी हैं, तो बहरहाल तो ये चल रही हैं चीजें। लेकिन ये बात तय है कि अब उनको मजबूर किया जा रहा है और बजोर कुव्वत धकेला जा रहा है एक दूसरे की तरफ कि आप बैठे और आप बैठकर फैसला करें, लेकिन फैसला हो नहीं पा रहा। अब इस सारे अमल में आप देखें कि कराची से हमारी बहुत अच्छी पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, जो जिसकी तारीख ज़ाहिर है 1985 से हम देखते हैं MQM की तारीख, और फिर आज तक जैसे भी है, और हमेशा जो बगैर वजह के नाराज हो जाती है और बगैर वजह के गोद में ही बैठ जाती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी कौमी असम्बली में नहीं बन रही, किसी एक पार्टी की नहीं बन रही, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नहीं बन रही, और बमुश्किल MQM को मिलाने के बाद अक्सरियत मिल रही है थोड़ी सी, और उस पर जो MQM है वो कह रही है कि हमें जो है क्या करना है, जब आपके साथ हुकूमत में शामिल होंगे तो आपको आईनी तरामीम करनी पड़ेंगी। इस सादगी पे होना, बस सादगी है जिसे हम देख रहे हैं कि जी MQM जो है बिल पास कराने के लिए तो बहुत मुश्किल हुआ करेगी, यहां आईनी तरामीम करवाने चाह रही हैं और आईनी तरामीम का वादा ले रही हैं और उस पर शामिल हो रही हैं हुकूमत में। मसलन कि NFC की रकम बराह रास्त मकामी हुकूमतों को मिले, दरमियान में सूबाई हुकूमत को ना दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल जो दूसरी है, तसलसल होना चाहिए, और जहां ऐसा ना हो वहां आम इंतखाबात को भी रोक दिया जाए, और कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ये तीन वो मुतालबे हैं जो आईनी तरमीम से मुकम्मल होंगे, यानी इसके लिए हां कर देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि MQM है, MQM आज तो MQM को तो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के लिए भी कोई देर नहीं लगती, और इश्यूज को खत्म करने के लिए भी कोई देर नहीं लगती। जाहिर है उन्हें जिस तरह ये सीटें दी गई हैं कराची की, और हमने तो बताया है कि कराची शहर में तकरीबन कोई 4 लाख के करीब वोट इधर उधर हुए ये सीटें उनको देने के लिए, तो फिर उसका हक भी अदा उन्हें करना पड़ेगा कि PTI से सीटें छीनी गई, आपको दी गई, और आप जो हैं उन पर अब आईनी तरामीम करा रहे हैं बगैर
अक्सरियत की। अब जब हम बात करते हैं कि ये चीजें कैसे होंगी और कैसे इनका हल हो सकेगा, तो सबसे अहम बात कि जो मशाइख सैयद ने की कि जी मियां साहब, आप अपना रोल रीडिफाइन करें, आप अपने आप को मॉडिफाई करें और आप इंतखाबी सियासत से बाहर निकल के अब आप उससे बड़े लेवल पे आ जाइए, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाइए। लेकिन मियां साहब शायद ये नहीं करेंगे। मियां साहब को चूंकि जिस तरह लाया गया और जो उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, उसके बाद तो मियां साहब की तबाही हो गई। मियां साहब कहीं के नहीं रहे। मियां साहब जो अपनी आखिरी इनिंग में शिकस्त खा चुके हैं, उस पर अब मेरा ख्याल नहीं है कि मियां साहब को दोबारा वो मकबूलियत या वो एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी पब्लिक से, क्योंकि उनका नजरिया जो है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जिस पर वो एक दफा कायम रहे। उन्हें कैद से डर लगता है, उन्हें मसाइल हो जाते हैं, फौरन मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। एक दफा नहीं हुआ, 2 दफा हो चुका है और हर दफा वो मुआहदा करके भाग जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी और अब वो वैसे ही अपनी सियासी जो उनकी आखिरी सियासी इनिंग्स है, उसमें मेरे ख्याल में वो सिफर पर आउट हो चुके हैं। तो अब उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना है। अब हम दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मसाइल के बारे में। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल है, पाकिस्तान की गवर्नेंस का मामला है, पाकिस्तान के सूबों की तश्कील का मामला है। इस सिलसिले में हम दो चीजों की, एक तो मैंने गुफ्तगू की कि जी एमकेएम कह रही है कि जी हम ये आईनी तरमीम करें कि जी इस मुल्क में जो फंड्स की फ्राहमी है बराह रास्त निचले लेवल तक जानी चाहिए, मकामी हुकूमत तक जानी चाहिए। और इसी तरह अगर हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, उसमें जो एक सबसे अहम एक नुक्ता था कि आइंदा हम वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त करवाया करेंगे। यानी ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, चूंकि इस पर कुछ एमकेएम वाले मामले पर तो ये है कि कुछ चीजें एनएफसी अवार्ड में डिसाइड हुई कि फंड जो हैं वो सूबों को मिला करेंगे और खासी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं, लेकिन वो सूबों के बाद मजीद आगे नहीं जाते। इस सिलसिले में अब से चंद बरस पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी एक पॉलिसी बयान दिया, जिसमें उन्होंने एक विजन दिया कि पाकिस्तान में किस तरह मसाइल का हल होना चाहिए, किस तरह पाकिस्तान को देखा जाए कि पाकिस्तान में सूबे कैसे होने चाहिए, तर्ज हुक्मरानी कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ लोगों की जमीन जायदाद किस तरह होनी चाहिए। उस सिलसिले में उन्होंने पहले तो एक गुफ्तगू की कि जी उन्होंने मिसाल दी कि तुर्की में 8 करोड़ की आबादी है, 81 सूबे हैं, ईरान में 30 सूबे हैं, जापान में 47 हैं, चीन में 33 हैं, अमेरिका में तो 50 रियासतें हैं, वियतनाम में 58 हैं, फ्रांस और कीनिया में 26 हैं। और इस तरह उन्होंने गुफ्तगू की और पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में 4 सूबे हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि कम से कम जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कहने के मुताबिक कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए पहले तो सबसे पहले आबादी के तनासुब के हिसाब से सूबे होने चाहिए और बकौल डॉक्टर ताहिरुल कादरी के 35 सूबे कम से कम होने चाहिए। और उन्होंने ही एक मुतालबा रखा कि फंड्स की बराह रास्त फराहमी होनी चाहिए उन सूबों को जो उनके 35 सूबे थे। मरकज के पास 5 करेंसी, खारजा, दाखिला और दिफा का महकमा होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बाकी तमाम स्टेट टेररिज्म होने चाहिए और बाकी तमाम महकमे सूबों के पास होने चाहिए। उन्होंने पार्लिमानी निजाम की बात की और पार्लिमानी प्लस सदारती निजाम का एक मिक्सचर डिजाइन किया कि पाकिस्तान में होना चाहिए। और उनका जो निजाम था, जो उन्होंने प्रोपोज किया था, उसमें भी यही था कि जो वजीर आजम है वो आम आदमी के वोट से ही मुंतखब हो, ये इन एमएनएज की के वोट से मुंतखब नहीं होना चाहिए, उसका इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए ताकि एक मरतबा पूरी कुव्वत के साथ आए और उसके बाद सदारती इलेक्शन में वो वजीर आजम बन जाए। और एक रीडिजाइन होना चाहिए जिसके लिए पाकिस्तान में नया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल मुआहदा होना चाहिए। तो ये बात आज से कई बरस पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कही थी। अब इस सिलसिले में जो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान में शायद 35 सूबे तो मुमकिन ना हो,
लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें आवारान, सीस्तान, बलूचिस्तान, मकरान, झालावान, इस पर मुश्तमिल एक बलोच सूबा होना चाहिए, बलूचिस्तान होना चाहिए, और एक जनूबी केपीके होना चाहिए। और इन दोनों का जो दारुल हुकूमत है वो एक तो क्वेटा भी हो सकता है और गवादर भी हो सकता है। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, उसको गवादर को करार दिया जा सकता है। उसके बाद अगर आप आए सिंध की तरफ, तो सिंध में 2 सूबे होने चाहिए, सिंध जनूबी और जो सिंध शुमाली है, जिसे 2 मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। दोनों का मुश्तरका दारुल हुकूमत कराची भी हो सकता है, और एक का दारुल हुकूमत हैदराबाद हो और एक का दारुल हुकूमत कराची हो। तो इससे सिंध की तकसीम हो जाए और आम लोगों तक इसके मसाइल का जो हल है वो आम लोगों को उनकी दहलीज से नजदीक तर मिले। के बाद अगर हम जाते हैं पंजाब, तो पंजाब को 3 से 4 सूबों में तकसीम किया जा सकता है। एक सूबा जो बहावलपुर या सरायकी सूबा कहा जा सकता है, उसमें बहावलपुर डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन को मिलाया जा सकता है। जबकि दूसरा सूबा जिसे हम मुल्तान कह सकते हैं, उसमें सूबा मुल्तान, उसमें मुल्तान डिवीजन हो, मियांवाली हो, बक्कर हो, लैया हो, और इस तरह ये इलाके हों, इससे 2 ये सूबे बन जाएंगे। तीसरा सूबा हम कह सकते हैं सूबा लाहौर होना चाहिए, जिसमें सेंट्रल पंजाब है। फिर एक सूबा पोठोहार होना चाहिए, जिसमें पिंडी और झेलम से ऊपर के इलाके, झेलम हो गया, पिंडी हो गया, ये इलाके होने चाहिए। और अगर हम उसमें चाहें तो कुछ इलाके शामिल कर सकते हैं जो हजारा सूबा वाले थे, क्योंकि इनकी जबान, तहजीब, तमद्दुन एक ही है, लिहाजा एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन और पिंडी डिवीजन, इन दोनों को मिलाकर एक सूबा बनाया जा सकता है। जबकि अगर मजीद आगे जाएं तो हम एक पख्तूनिस्तान, केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, एक सूबा और बना सकते हैं। बल्कि उसमें 2 सूबे बना सकते हैं। अपर जो है चतराल और बीर मालाकंड, कुछ कबायली जो इलाके थे पुराने, उनको मिला के एक सूबा बना सकते। इस तरह 2 सूबे केपीके में बन जाएं, 4 सूबे या 3 सूबे पंजाब में बन जाएं, 2 सूबे सिंध में बन जाएं और 2 सूबे बलूचिस्तान में बन जाएं। इस तरह एक तो सूबों की तश्कीलें 9 होगी, कुछ मुख्तसर होंगे, कुछ छोटे होंगे, और लोगों को करीब तर रहने का मौका मिलेगा इस तरह। और इसमें थोड़ा सा निजाम जो है हमारा, उसे तब्दील होने की जरूरत है। निजाम जो है, इंतखाबी निजाम जो है, अब हम ये 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी सिस्टम से हमें बाहर जाना चाहिए। अब हमने सोचना है कि किस तरह हम मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाते हैं, और हर सूबे की जो सीटें हो उनमें एक मजमूई तौर पर इलेक्शन हो, एक पार्टियां अपने नाम से इलेक्शन लड़ें, उनकी तरजीही फहरिस्त जमा होनी जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन में, और उससे जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसी परसेंटेज से उनके मेंबरान को फाइनल कर दिया जाए। इस तरह यह होगा कि हमारे मुल्क में एक नया निजाम, एक मजबूत निजाम और करप्शन से पाक निजाम की सूरत पैदा होने की उम्मीद है। इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे अपने अगले प्रोग्रामों में भी। तो आज हम इजाजत चाहते हैं आपसे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। अब हम अगले एक दो प्रोग्रामों में कल हम बात करेंगे कि जी हम किस तरह इन सूबों को मजीद रीस्ट्रक्चर करेंगे, किस तरह होंगे, बेहतर होंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम और मजीद कौन कौन सी बातों पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।